नमस्कार दोस्तों। आज फिर हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज मैं उस टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसको हमारे सरकारी कर्मचारी भाइयों और पेंशनरों को सभी को बहुत से इंतज़ार होता है रहता है कि कब पे कमीशन आएगा। तो आज मैं 8th पे कमीशन के ऊपर विवरण देने वाला हूं। बहुत कुछ पुराने पे कमीशन से क्या तुलना होगी, कैसे पहले फैक्टर्स आए थे, कैसे अभी फैक्टर्स आएंगे, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या इस बार एक सबसे बड़ी वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना क्या होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर पिछली बार 2.57 था तो क्या उतना ही रहेगा या उससे कम रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा पिछले वेतन आयोगों से हमें क्या सीख मिली, आखिर 8वें वेतन आयोग से हमें वास्तविकता में कितनी उम्मीद है। हालांकि बहुत से चैनल हैं जिन पे बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या बल्ले बल्ले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, तो कुछ अफवाहें कर रहे हैं कि इतना आएगा उतना आएगा, लेकिन मेरी समझ में यह आता है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है, मेरी ख्याल से आगे मैं समझाऊंगा, 1.91 के से लेकर के 2.2 के बीच में रहना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो था वो आप ये देखिए 2.57 इसलिए हुआ था कि डीए का हमारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, और जब डीए इतना ज़्यादा था तो स्वाभाविक है कि 100% यानी दोगुना तो यूँ ही हो गया, और उस मतलब 57 उसी से लिया था उन्होंने। अब आज की तारीख में बात आती है कि महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लेकिन हमारा जो महंगाई जिस पे भत्ता मिलता है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वो भी बदल दिया गया है। देखिए ना, डीए 2% बढ़ता है, कभी 3% बढ़ता है, कभी 4%, इससे ज़्यादा तो कभी भी बढ़ा नहीं। जब इतने से ज़्यादा बढ़ा नहीं तो उसी से आप आइडिया लगाइए, एक खुद विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए कि कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि वेतन आयोग जो गठित किया गया है उसका क्या काम है, कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना, महंगाई के अनुसार वेतन और भत्तों में संशोधन सिफारिश करना, पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करना एवं सही तरीके से उसका निर्धारण करना, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बेहतर बनाना। आमतौर पर लगभग ये वेतन हमेशा देखते चले आ रहे हैं, हम तो 4th पे कमीशन से देख रहे हैं, तो 10 साल के बाद आता है लागू होने में, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट में होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम वेतन आयोग कब आया था। तो 1946 में प्रथम वेतन आयोग आया था, और ये स्वतंत्रता के बाद पहला जो है पे कमीशन था जिसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित वेतन प्रणाली तैयार करना था। इसके बाद द्वितीय वेतन आयोग 1957 में आया, स्वतंत्र भारत में बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो है सब शुरू हो गया था कि हम आगे बढ़ें, देश आज़ाद हो चुका था, डिपार्टमेंट्स हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, तो उसको वेतन में संरचना में काफ़ी सुधार किया गया था। तृतीय वेतन आयोग में जो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को राहत दी गई थी, सुझाव भी दिए गए थे। चतुर्थ वेतन आयोग 1983 में आया, लेकिन ये लागू हुआ तो 86 में। इस आयोग ने वेतन वृद्धि के साथ साथ पेंशन और सेवा शर्तों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। 5वां वेतन आयोग आया, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई थी कि शायद आज जितने भी पे कमीशन आए हैं इसमें कभी भी इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। पेंशन व्यवस्था को मजबूत किया गया, सरकारी कार्य प्रणाली को आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जोर दिया गया कि कैसे हम कर्मचारियों का जो है वो सब कर सकें। छठा वेतन आयोग आया 2008 में, और यहाँ से एक नया सिस्टम चालू हुआ, जो हमारा वेतनमान होता था उसको पे बैंड प्रणाली में लागू किया गया, और 4 पे बैंड बनाए गए। उसमें ग्रेड पे की शुरुआत हुई, और लगभग 1.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। अधिक देखिए, अब यही बात आ गई कि इस आयोग में 1.86 था। अधिकांश कर्मचारियों के वेतन में 30 से 40% की वृद्धि देखने को मिली थी, और बहुत सी जो है वो मर्ज कर दिए गए थे, बहुत सी जो है मतलब वेतनमानों को मर्ज कर दिया गया था। उससे बहुत से कर्मचारियों को इसमें नुकसान भी हुआ था, क्योंकि हर बार मर्ज करने पे क्या, हालांकि ये 5वें वेतन आयोग से ही चालू हो गया था मर्जिंग का सिस्टम। जब वहाँ पे बहुत से छोटी से लेके बड़े, तो छोटे वाले को हमेशा फायदा हो जाता, लेकिन ऊपर वाले को घाटा होता, जिसका वेतनमान ऊपर था। मर्ज होने पे जैसे 42 हो तो 42 पे ही रह गया आदमी आकर के,
नीचे वाला था वो भी 42 पे आ गया। खाली जो फायदा हुआ फिटमेंट फैक्टर के वजह से हुआ। अब 7वां वेतन आयोग आ गया, इसमें भी फिर नया चालू हो गया। इसमें क्या किया उन्होंने, पे मैट्रिक्स चेंज कर दिया। पे मैट्रिक्स चेंज करने के बाद जो है ग्रेड पे को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात थी कि जो बहुत सा 4200 ग्रेड पे में और 4600 ग्रेड में जो था बहुत डिफरेंस था। सचिवालय कर्मचारियों के लिए 4600 था, कहीं कहीं 4600 था, और बहुत से लोगों को 42। यहाँ पे एक मतलब जो है पे पेरिटी बन गई। वो पेरिटी बन गई तो अभी तक शायद उसको कोशिश करी, लेकिन अभी हो नहीं पाई है ठीक से फिटमेंट फैक्टर। लेकिन यहाँ पे 2.57 निर्धारित किया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि चूंकि डी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था तो संभावना उतनी थी ही थी, जबकि इसके जस्ट पीछे वाले में देखा आपने 1.86 ही बढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, और ये था कि पे मैट्रिक्स से जो थोड़ा सा जो है कर्मचारियों को अपने वेतन और भविष्य की वृद्धि को समझने में समझ में आ गया। क्योंकि सीधा उसमें कोई पहले 3% का था, फिर वो सीधे सीधा नेक्स्ट लेवल में आ जाता था, जो आपके पे लेवल में आता था, और उसके अगला वाला जो सेल आता था उसके अंतर्गत हो जाता था। तो कुल मिला के ये आप आ जाइए 8वें वेतन आयोग पे। 8वें वेतन आयोग से क्या आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, एक तो सरकार की इस समय की अर्थव्यवस्था, और सरकार ने बहुत से काम ऐसे कर रखे हैं जो कि पैर फैला रखे हैं इतने ज़्यादा कि सब तरफ से जो है ले दे के क्या होता है। जैसे हमारा 18 महीने का डीए ही फ्रीज पड़ा है, वही नहीं निराकरण हो पाया। हमारे जो जितने भी पे कमीशन में जितने भी लोग हैं भाई लोग, देखिए आप सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं इसमें, और अब जो है 8वें वेतन आयोग में भी सफल हो सकते हैं। तो मैंने एक कैलकुलेशन के हिसाब से आइडिया लगाया कि 1.1 जो है से 1.91 से लेकर के 2.1 या 2 के आसपास आ सकता है। हम ये सोचते हैं कि 2.57 तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर दे देते हैं तो। ये मेरा, मैं किसी अफवाहों में नहीं, मैं किसी चैनल को देख करके नहीं, कहीं मैं अपने अनुमान जो हमने अपने इतने सालों से पे कमीशन देखा है उसके हिसाब से गुणा भाग लगा करके फिर मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, ताकि इस बात को समझें कि ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। फिर भी हमारे जो कर्मचारी संगठन हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि 2.5 से ज़्यादा दो, इंक्रीमेंट का परसेंटेज बनाओ, प्रमोशन चैनल मतलब जो हमारा बढ़ाओ, ग्रेड पे को चेंज करो, पेंशन को चेंज करो, और पेंशन में अच्छा बेहतर वो मिल सके। बहुत से पॉइंट्स हैं ऐसे जो हैं कि पिछले कुछ वर्ष में महंगाई तो आपको मालूम है बढ़ी है, लेकिन महंगाई जिस तरफ से बढ़ रही, लेकिन हमारा डीए उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। तो जब डीए क्योंकि जो होलसेल प्राइस का इंडेक्स वगैरह लिया गया उसके मुताबिक जो है पेंशन में सुधार कैसे किया जा सकता है, पे मैट्रिक्स में सरल बनाना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पे मैट्रिक्स है, जैसे हम देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे दिमाग में जो एक बात आती है सबसे शुरुआत में, कि एक लेवल 9 में 5400 है और एक लेवल 10 में 5400 है। ग्रेड पे वाला जो लेवल 10 और लेवल 9, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक डायरेक्ट एंट्री आता है, एक प्रमोशन से आता है। जो प्रमोशन से आता है वो उसको जो है लेवल 9 में रखा हुआ है, और जो डायरेक्ट भर्ती होता है वो 10 में आता है। तो इसको हो सकता है कि कमीशन जो है इसको माने और इसको जो है एडजस्ट करें, या उसको एक में इसको भी मर्ज कर सकता है। एक संभावना तो ये बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब आज की तारीख में 4th क्लास कर्मचारी को तो हटा दिया, केवल ग्रुप सी रखा हुआ है, और उनको सबसे लेवल नीचे वहाँ पे भी पेरिटी है। जैसे हमारे कांस्टेबल में हमने देखा 2000 है, 1900 है, 1800 है, इनका भी एक पेरिटी बनती कि दूसरी जगह 2000 है। तो सारे को सारों को मिला के 2000 के वाले वेतनमान में रखा जाना चाहिए, उस वाले ग्रेड पे में रखा जाना चाहिए, यानी उस लेवल में रखा जाना चाहिए। तो एक संभावना इसकी बनती है। इसके बाद जो है बहुत से लोग बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि जो है आपको मालूम है पिछले पे कमीशन में बहुत से भत्ते ख़त्म कर दिए थे, बहुत से एडवांसेस ख़त्म कर दिए थे। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ कर्मचारियों के दृष्टिकोण से रख देखते हुए, सहानुभूति वाला लेते हुए कुछ जो है एडवांसेज और भत्तों की समीक्षा
पे कमीशन कर दे। और इस बार जो पे कमीशन का मैंडेट दिया गया है, वो मैंडेट जो दिया गया है वो ऐसा दिया गया है कि शायद उसमें हमारे लोगों की जो वर्किंग प्रणाली है, क्योंकि अभी देखा होगा अपने अपने विभागों में भी पता किया होगा आप लोगों ने, सब मांगा जा रहा है। जो लोग सर्विंग में हैं वो देख रहे होंगे, बहुत से डिटेल मांगे जा रहे हैं, कब किसका प्रमोशन हुआ, कब किसको कितनी MACP दी, कब जो है मतलब कितना खर्चा आया और उससे आउटपुट क्या आया। तो आउटपुट बेस्ड भी बन सकता है कि आपका जो आउटपुट है उसके हिसाब से प्रमोशन या आपके फिटमेंट फैक्टर या इंक्रीमेंट का फिक्सेशन हो सकता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो डाटा मांगा जा रहा है, इस डाटा को पे कमीशन समराइज करेगा, कैलकुलेट करेगा, और इसके बाद ही इसको जो है उसके विचार करने के बाद ही आपका जो भी ग्रेड पे या जो भी वेतनमान है या फिटमेंट फैक्टर है वो डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे पेंशन में है, पेंशन में बहुत सी चल रही थी कि इतने साल के बाद कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए, इतने बार वो मुद्दा भी आएगा, उस पर भी चर्चा। और पे कमीशन की बहुत सी मीटिंग्स जो हैं चल रही हैं, अभी बहुत सी हो गई हैं, अभी 2-4 बाकी हैं, और आने की रिपोर्ट आने की जो संभावना है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है जनवरी तक आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोग समझते हैं जिसको मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव आखिरकार प्रभावित तो करते हैं। तो हो सकता है कि जितनी तेज़ी से काम चल रहा है, जैसे जैसे पे कमीशन मीटिंग्स लेते जा रहा है, JCM के साथ मीटिंग हो रही हैं, सबके साथ मीटिंग हो रही हैं, तो मेरी संभावनाएं लगती है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में प्रस्तुत कर देना चाहिए, सरकार को सबमिट कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर सबमिट भी करते हैं तो उसको मानने में, सरकार को इम्प्लीमेंट करने में, उस पर सरकार विचार करेगी, वो टाइम लेगी। वो टाइम लेने के बाद हो सकता है 4 महीने लग जाएँ, 6 महीने। तो जो 18 महीने का टाइम दिया है वो उसी के अंदर रिपोर्ट सौंपने को दिया गया है, तो उसको कवर किया जा सकता है। और इस बार पे कमीशन को कोई ज़्यादा, देखिए पे मैट्रिक्स तो पूरी फिक्स है, बनी हुई है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज करना नहीं है। बस यही ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का नाम चेंज कर देना है, कुछ ग्रेड पे को मर्ज कर देना है, फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करना है, और वेतन भत्तों को देखना है। और आपको जैसे मैंने बताया कि जो है अलाउंसेज हैं, आपके मेडिकल भत्ता है, इसमें भी कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि आज की डिमांड जो है प्राइवेट अस्पतालों से जो है और सरकारी अस्पतालों में बहुत फ़र्क है। तो हो सकता है कुछ चीज़ को कंसीडर किया जाए कि सरकारी कर्मचारियों को ये फ़ायदे और ये फ़ायदे भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद जो भत्ते बंद कर दिए गए थे, उन भत्तों को दोबारा पुनः चालू किया जा सकते हैं, या कोई नया भत्ता लाया जा सकता है। लेकिन ये सब अनुमान है, ये सब अनुमानित है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आज की तारीख में जितना जो है पहले चल रहा था वही हो जाएगा। कुछ घट सकता है, कुछ बढ़ सकता है। लेकिन मेरा फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर मैं दे रहा हूँ कि 1.91 से 2.12 के बीच में या इसी के आसपास रहना चाहिए। बाकी चाहे कोई चैनल कहे, चाहे न्यूज़ कहें, चाहे जो मीडिया में आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया में आ रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, वो खाली अपना TRP बढ़ाना और ये सब करने के लिए करते रहते हैं। और आप लोग खुद मेरी बात मत मानिए, मैं नहीं कहता कि आप मेरे से सहमत हों, आप खुद जरा देखिए, जो पुराने लोग होंगे 4th पे कमीशन से उसका रेशियो लेते हैं, आप कैलकुलेट करते खुद देखिए, चलिए आइए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा DA कितना बड़ा था उस समय। उसके बाद जब पे कमीशन बैठा तो कितना उसका कैलकुलेशन में दिया उसने, दूसरे में, तीसरे में, चौथे वेतन आयोग में, पाँचवें वेतन आयोग में बताया मैंने सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, तो उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप जब खुद कैलकुलेट करेंगे, खुद अपने हिसाब से आइडिया लगाएंगे, तो देखेंगे उसी के आसपास जो है वो आता है। और इसके बाद जैसे आएगा तो DA तो आपका 0 हो जाना है। तो मान के चलिए कि शुरुआत में तो कोई वृद्धि नहीं होती है। और ख़ास करके मैंने जो ये पिछले वेतन आयोग में देखा, हमेशा हायर लेवल की पोस्टों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, नीचे वाला हमेशा जो है सफल रहा है। ये एक गैप जो है, हालांकि इसके लिए JCM वगैरह कोशिश कर रहे हैं कि बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो, तो उसकी कोशिश हो रही है। JCM ने बहुत सी मांगें रखी हैं, अच्छी अच्छी मांगें रखी हैं। अब बात ये है कितना पे कमीशन उससे सहमत होता है, कितना उसको लगता है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या लगता है, ये वही फैक्टर डिसाइड करेगा। तो सब कुछ अनुमानित है। और इसके बाद पे कमीशन की रिपोर्ट देने के बाद जो है, और हो सकता है एक और चीज़ संभावना है कि हो सकता है कर्मचारियों की एज बढ़ाई भी जा सकती है, रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा सकती है। कम करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज की तारीख में रिटायर्ड होने के बाद जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रिटायर्ड कर्मचारियों से हो रहा है।
लेकिन उनको रिटायर्ड वालों से फ़ायदा ये है कि उनको बाकी चीज़ें नहीं देनी पड़ रही हैं, इसलिए वो उनको फ़ायदा लगता है। तो हो सकता है कि कभी एज का भी फैक्टर आ सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कहीं से कुछ मतलब सुगबुगाहट नहीं है। तो ऐसा करके मेरा यहाँ पे ये सब चीज़ें कहना है कि आप लोग अपने ही अनुमान लगाइए, अपने दिमाग से लगाइए, पता कीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, और इस जो है अपना ज्ञान से अच्छू खुले रखिए, लोगों के उसमें नहीं कि जो अफवाहों में बहें। अपना खुद का डिसीजन देखिए। आप जो पे कमीशन देखे होंगे, एक भी पे कमीशन अगर देखा होगा तो उसकी तुलनात्मक हर चीज़ से कर लीजिए। एक एलटीसी की भी चेंज हो सकती है व्यवस्थाएं आपकी, इन सब चीज़ों एलटीसी है आपका जो है सब्सिडी राउंड सब्सिडी वगैरह है बच्चों के जो एजुकेशन के लिए होती है, इन पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, और हम आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार सरकारी और उनको राहत देने का प्रयास किया है। पहले हमेशा पुराने वेतन आयोग में और 8वें वेतन आयोग में भी लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि पे कमीशन हमारे मुताबिक कुछ हमारा मतलब अच्छा ही देगा। लेकिन जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक ये सब केवल सोशल मीडिया अफवाह और अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अपने हिसाब से जो गणित लगा सकते हैं, खुद एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों में आपस में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है पास आज इतना ही। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, ताकि अगर कोई गलती मेरे से हुई हो तो उसको मैं और दोबारा आगे आने वाला अभी मैं एक आधा वीडियो और पे कमीशन पे डालूँगा, तो उसमें मैं उसको जोड़ सकूँ। आप बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।